ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो लोगों के लिए है। पहला, जिनका टेस्ट स्कोर स्टक हो गया है एक सर्टेन लेवल पे, लेट्स से 550 560 पे और स्टक 600 टच नहीं हो रहा। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहा है टेस्ट। टॉकिंग अबाउट मी, आई स्कोर्ड ओवर 600 मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट दैट आई गेव इन एलन कोटा. I also gave ACAS test and a few other coaching tests, and I constantly scored over 600. So I'll be spilling my secrets as well कि being a dropper time management करना मुश्किल होता है, समय नहीं मिलता. तो how I did that, how I actually prepared for test, मैं एग्ज़ाम कैसे लिखता था, एग्ज़ाम लिखने की strategy, and finally how to analyze your test papers and how to make the mistake notebook. So everything is covered in this one video about test, and I bet after this video you won't have to watch any other video on the topic of how to actually improve your test scores or how to make the mistake notebook, how to attempt the paper, whatsoever. So just give me 10 minutes, sit, take notes, apply it, and tell me after the next test that how much you have improved actually. Let's start the video. The first part is preparation phase. एक जो सबसे मेजर मिस्टेक तुम में से ज़्यादातर लोग करते हैं कि अगर टेस्ट लेट से 15 तारीख को है तो हम 10 तारीख से 11 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए. सिलेबस भी नहीं हो पाता, मार्क्स भी नहीं आते, एंड वी थिंक यार 4-5 दिन तो मैंने बहुत मेहनत की थी, उससे पहले तो मेरे पास समय नहीं था डेली रिवीजन करना, होमवर्क करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, NCERT पढ़ना, तो टेस्ट के लिए समय नहीं मिल पाया, मार्क्स नहीं आए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. सो फर्स्ट स्टार्ट अर्ली. आज अगर तुम्हारा टेस्ट फिनिश हो रहा है ना, तो एक आध दिन दो खुद को, पिछले टेस्ट को रिवाइज करो, बट आफ्टर दैट प्लीज़ स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, है ना. कि अगर 14 दिन का गैप है टेस्ट के बीच में तो एटलीस्ट स्टडी 12 डेज, है ना, अपने टेस्ट के लिए. सेकेंड, कि टेस्ट वीक शुड बी डेडिकेटेड टू टेस्ट ओनली. कि 12 दिन अगर तुम पढ़ रहे हो टेस्ट के लिए तो उसमें से ठीक है पहला 7 दिन 1 घंटे ही निकाल पा रहे टेस्ट के लिए, लेकिन आखिरी का 7 दिन जो होना चाहिए या 6 दिन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टाइम आप टेस्ट की प्रिपरेशन करने में दे रहे हो. तो मेरे साथ क्या होता था कि संडे को अगर टेस्ट है तो उस वीक मैं अपना मेजर फोकस टेस्ट के ऊपर रखता था. थोड़ा बहुत कभी कभी आके देख लिया कि क्लास में क्या पढ़ाई हुआ, या मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में क्या पढ़ाई हुआ वहीं पे रिवाइज कर लिया, और कोशिश करता था कि टेस्ट संडे वाले दिन या मंडे ट्यूसडे को टेस्ट के बाद मैं उस वीक का जो पढ़ाया गया है वो देख लूँ. बट दिस वीक शुड बी मेजरली फोकस्ड फॉर टेस्ट ओनली. तो अपना टेस्ट के लिए समय देने का यही 2 तरीका है कि पहले तो स्टार्ट अर्ली एंड एट द एंड डेडिकेट द टेस्ट वीक, एटलीस्ट 3-4 दिन पूरी तरीके से टेस्ट के लिए प्रॉपरली पढ़ो. ठीक है. थर्ड थिंग, हैव अ प्लान. ठीक है. यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट कि हाँ भाई मेरा टेस्ट है एंड आई जस्ट स्टार्ट एंड मेरा सिलेबस भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. तो यू शुड हैव अ प्लान. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि टेस्ट का जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको अपने सामने स्टडी टेबल के रखो एंड मेक अ प्लान कि इस दिन मुझे इतना इतना पार्ट पढ़ना है ना. अब कोशिश करो ऐसा इस तरह से डिवाइड कर लो कि अगर तुम 12 से 13 दिन टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो 10 दिन तक तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, है ना, या 9 से 10 दिन तुम सिलेबस कंप्लीशन को दोगे. एक दिन तुम्हारा ब्लैंक डे होगा. ब्लैंक डे क्या होता है कि हर दिन का तुमने कुछ अपने आप को गोल असाइन किया, पर ऑब्वियस सी बात है कि हर दिन हम अपना 100% नहीं दे सकते, हर दिन तुम्हारा सारा गोल कंप्लीट हो पॉसिबल नहीं है. तो जो चीज़ें तुम्हारी थोड़ी थोड़ी बच रही है तुमने उसको ब्लैंक डे में रख दिया. ठीक है. एंड यू कंप्लीट दैट पार्ट ऑन 11th डे और 10th डे, है ना, कि उससे तुम्हारा क्या हुआ, सिलेबस पूरा सा कंप्लीट हो गया. और अगर कुछ बचा भी तो आप पैनिक नहीं करते हो, उसको उस रिजर्व डे में आप कंप्लीट कर लेते हो. Then last 2 or 3 days should be spent on revision. ठीक है. So this is a rough plan. You have to make your own plan yourself. उसमें आपको ये भी फोकस करना है कि अगर आप करेंट पार्ट को अच्छे से पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो आप लिखते हो इसी तरीके से डिज़ाइन होती है कि जो 14 दिन में पढ़ाया गया दैट इज़ आस्क्ड इन द नेक्स्ट टेस्ट, प्लस सम सिलेबस जो पिछले टेस्ट में पढ़ाया गया था जस्ट फॉर रिविजन. So when you focus on your class, when you come back and revise things every single day, when you practice question every single day, और थोड़ा सा जब टेस्ट का वीक आए तो जो पुराना पोर्शन है उसको एक बार देख लिया, you are very good with the syllabus that is required to do for your test. You'll do absolutely amazing in the test most of the time. One thing that you have to focus on during your test preparation is question practice, because at the end तुमको टेस्ट में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं. तो अगर कोई टॉपिक बहुत वीक हो रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, या इन जनरल भी चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू डू दैट, एक चीज़ होता है कि तुम बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, एंड एक चीज़ होता है यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन. एक्चुअली solving question will make you retain things for much longer than reading it again and again would ever do. ठीक है.
नाउ वन थिंग, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखो यू कैन यूज ऑब्वियसली एनी गुड रिसोर्स, बट इफ यू डोंट हैव एनी गुड रिसोर्स एंड यू डोंट हैव मच मनी ऑल्सो, या यू वांट टू ऐड अ गुड रिसोर्स, सो यू कैन यूज trackprep.in. You will get almost unlimited questions of all the 3 subjects of your NEET preparation, that is physics, chemistry, bio. यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 400 से 500 क्वेश्चंस हर चैप्टर में दे रखे हैं। उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पूरे चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एक साथ में, या कोई सर्टेन टॉपिक अगर आपकी वीक है उस टॉपिक को सेलेक्ट करके क्वेश्चन करना है। या लेट से आपके टेस्ट में बार बार आपको पता है कि मेरे असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं बनते, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं बनते, मैच द फॉलोइंग नहीं बनते, डायग्राम वाले नहीं बनते, तो यू कैन इसमें स्पेसिफिकली टारगेट दीज क्वेश्चंस और सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओनली। मैं असर्शन रीजन बैठ के 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ। यू कैन चूज द डिफिकल्टी लेवल एज वेल, यू हैव द मोड टू सेलेक्ट द क्वेश्चन कि आपकी क्वेश्चन लेवल क्या होनी चाहिए, डिफिकल्ट, ईजी, मीडियम। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर है इस ऐप का, दैट इज टू जनरेट कस्टम टेस्ट। लेट्स से तुम किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं हो और तुम अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा टेस्ट सीरीज मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ पे वही चैप्टर्स आ रहे हो जो चैप्टर्स आप खुद से पढ़ रहे हो। trackprep.in के थ्रू आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो जहाँ पे आप चुन रहे होगे कि कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो कंप्लीटली आपके अकॉर्डिंगली आपका एक टेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो इसको यूज कर लो, या एक्स्ट्रा टेस्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे तुम अनलिमिटेड टेस्ट इस तरह से जनरेट करके लिख सकते हो। यहाँ पर जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसको आप अपने OMR पेपर पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और सिर्फ उसका एक फोटो डालोगे और स्कैन करके कंप्लीट रिपोर्ट आपके सामने आपके टेस्ट का आ जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड एट लास्ट अ वेरी गुड सजेशन, प्लीज़ डोंट लीव अ चैप्टर। कई बार क्या होता है कि हमें समय नहीं मिलता तो हम पूरा चैप्टर ही छोड़ देते हैं। एटलीस्ट एक बार उसके वन शॉट देख लो, एटलीस्ट उसका थोड़ा सा एक बार पलट के देख लो। हो सकता है दे आस्क द ईजिएस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ दैट चैप्टर, बट सिंस तुमको कुछ पता ही नहीं है, यू एंड अप डूइंग इट रॉन्ग। देखो कई बार फुल सिलेबस टेस्ट में ये चीज़ चल जाएगा कि तुमने कोई चैप्टर छोड़ दिया टेस्ट से पहले, दैट माइट बी ओके, लेकिन जो पार्ट टेस्ट होता है उसमें एक चैप्टर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इवन अगर तुम ऊपर से भी कर लेते हो एंड यू डू जस्ट 50-60% क्वेश्चन, तो भी अगर लेट्स से 10 क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रहे हैं तो तुम 5 और 6 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, तुम्हारा मार्क्स जो है टेस्ट में वो 20 से 30 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। नाउ कम से कम तुम 15 मार्क्स अपने बचा सकते हो, 15 से 20 मार्क्स, इफ़ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर करेक्टली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। सो सेकेंड इज आवर एग्जाम। सो फर्स्ट फिक्स अ पैटर्न। देखो इसमें कोई पैटर्न ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मैं पैटर्न बोल दूँ तुम वो जाके एकदम फॉलो करके आओ। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ सॉल्विंग पेपर एंड सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती है। अगर तुम्हारे पास कोई पैटर्न अभी नहीं है एज सच, तो मैं एक पैटर्न सजेस्ट करता हूँ और उसके पीछे का एक लॉजिकल रीजनिंग देता हूँ कि देखो सबसे पहले स्टार्ट विद बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होंगे 45-45 क्वेश्चन के। बॉटनी जूलॉजी में कई बार डिवाइड कर देते हैं, कई बार मिक्स ही रहता है। वट पहले स्टार्ट किया तुमने बायोलॉजी का सेक्शन 1 किया, देन यू डू फिजिक्स, देन यू डू केमिस्ट्री एंड देन तुमने बायोलॉजी का सेक्शन 2 किया। दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। इसका फ़ायदा क्या होता है बताता हूँ। अगर तुम सब्जेक्ट वाइज जाते हो, पहली बात तो जब पेपर जस्ट स्टार्ट होता है तो हमारे पास बहुत सारा समय होता है और हम नर्वस होते हैं, तो वी टेंड टू रिवाइज क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो तो होता क्या है कि तुमने कुछ सॉल्व किया एंड शायद तुमने नर्वसनेस में गलत सॉल्व कर दिया। बट बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक वर्ड होता है जो उसका आंसर है और वो आप एब्सोल्यूट ही होता है। अगर आपने पढ़ रखा है NCERT में लिखा हुआ है तो लाइक हाँ इसका तो यही होगा, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड यू मूव फर्दर। तो इससे क्या होता है, आप जो स्टार्टिंग में नर्वसनेस के कारण स्लो हो सकते हो या नर्वसनेस के कारण कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, वो आपका बच जाता है। एक बार जब आप 45 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप टेस्ट 20-25 मिनट से लिख रहे हो, तो आप एक मोमेंटम में हो, देन यू कैन गो फॉर फिजिक्स एंड देन यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री एंड एट लास्ट बायो ऑल्सो। इसका रीज़न भी ये है, मुझे आज भी याद है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा जो टेस्ट पेपर हो रहा था उसमें आखिरी के 5-6 मिनट बचे और मेरा फिजिकल का 3 या 4 क्वेश्चन बचा था, 4 या 5 क्वेश्चन, एंड वो करने लायक बात थी। ऐसा नहीं है 5 मिनट में 5 क्वेश्चन में नहीं कर सकता था, किया जा सकता। मुझे बहुत पैनिक हो गया एंड आई रियलाइज कि मुझसे मूल कॉन्सेप्ट के ईजिएस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे उस मोमेंट पे। मेरे वो 5 के 5 क्वेश्चन गलत हुए, रैंडमली मैंने तुक्का मारा, सारे गलत हो गए। तो द पॉइंट इज कि आखिरी के 5 मिनट में अगर तुमको फिजिक्स का 2 सवाल भी सॉल्व करना हो,
हो सकता है सवाल आसानी हो, लेकिन तुमसे कई बार होता है सॉल्व ही नहीं होगा, पेन ही नहीं चलेगा। बट अगर वो बायोलॉजी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही सेम बात आ जाती है कि एब्सोल्यूट आंसर है, आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो अगर 2 मिनट में 10 क्वेश्चन भी है तो यू कैन टिक ऑल ऑफ देम, राइट। तो वहाँ पे आपको चांस मिल जाता है। तो दिस वॉज माई लॉजिक, बट अगेन प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, फिक्स अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड उस पैटर्न को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ नीट एग्जाम से पहले। सेकेंड चीज़ कि डोंट स्टिक ऑन क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करो कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ यार हो जाएगा, एक बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, 2 बार अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, 3 बार अटेम्प्ट करने लगे, 4 बार करने लगे। ये बहुत ईजी सजेशन है, हर लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, मैंने भी सुना है बहुत बार ये सजेशन। बट जब मैं पेपर लिखने जाता था मुझे लगता था यार इतना आसान क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ दूँ। तो उसका एक तरीका है कि जब आप पेपर अटैम्प्ट करो तो प्लीज़ उसको लेयर वाइज पेपर अटैम्प्ट करो। अगर आप ऐसे अटैम्प्ट करोगे कि हाँ मैं एक बार में ही पूरा पेपर कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, शायद अंत में मुझे समय ना मिले, ये क्वेश्चन शायद छूट ही जाए। और जब आपको लग रहा होता है कि क्वेश्चन डुएबल है तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा समय हम एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर रहे होते हैं, विच इज़ प्रीटी लॉजिकल अकॉर्डिंग टू अस। बट अगेन हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया हो कि इट लुक्स ईजी, लग रहा है कि बस फॉर्मूला लगेगा, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दैट पेपर। और हो सकता है कि आखिरी के 4 क्वेश्चन जो शायद तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के कारण वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ, वो 4 क्वेश्चन तुम्हारे टाइम के कारण छूट जाए। हो सकता है वो ईजीएस्ट 4 क्वेश्चन थे जो तुम आराम से 1-2 मिनट में कर सकते थे और तुम चारों सही करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पेपर में हर क्वेश्चन की वैल्यू 4 नंबर है, चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ईजी क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, बायोलॉजी का क्वेश्चन हो। किसी भी क्वेश्चन का इतना प्राइस नहीं है कि उसके ऊपर आप 1 या 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा वेस्ट करो। लेयरिंग कैसे करनी है, अगर तुम वो करते हो तो फिर तुमको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कोशिश करो कि तुम पेपर को 2 या 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करने वाले हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम सिर्फ उन क्वेश्चंस को करोगे जो बहुत ऑब्वियस हैं, लेट्स से हु डिस्कवर्ड सेल, और आपको क्वेश्चन का ऑप्शन सामने में दिख रही है और वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मोल इन फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो यू आर 100% श्योर अबाउट इट, यू डोंट हैव टू थिंक, जस्ट आंसर इट। और तुम पूरा पेपर एक बार ऐसे सॉल्व करो। एक बार जब तुमने पूरा पेपर ऐसे कर लिया, देन कम बैक टू द पेपर और वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो यू नो, प्रिटी मच यू नो। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार इसका फॉर्मूला क्या था, हाँ मुझे याद तो आ जाएगा पर सोचना पड़ेगा। या फिर बायोलॉजी में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यू नो कि आसानी है, देख रहा हूँ बन जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यू नो कि बन जाएगा, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, उस क्वेश्चन को सेकंड लेयर के लिए छोड़ दिया। सेकंड लेयर में तुमने ये क्वेश्चन किया और थर्ड लेयर में तुमने वो क्वेश्चंस किया जो तुमसे बिल्कुल ही नहीं बने। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन जो तुमसे बिल्कुल ही नहीं बना, अंत में अगर तुम्हारे पास 15 मिनट बचते भी हैं तो तुम 15 मिनट तक वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ द फायदा ऑफ लेयरिंग। और तुम ये इंश्योर कर लोगे कि कोई आसान सवाल तुमसे छूट नहीं रहा हो। दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर, दिस इज़ वेरी बेसिक। वन मोर थिंग विच आई यूज टू डू ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, हर टेस्ट में 2-3 सिली मिस्टेक्स। और वो कैसे सिली मिस्टेक्स, भाई मैंने OMR गलत रंग दिया है ना, मुझे A रंगना था, मैंने A की जगह B रंग दिया, B रंगना था, B की जगह C रंग दिया, गलती हो गई है ना। पेपर में तो B टिक करके आया हूँ बट OMR में C है। बहुत बार ये किया, बट देन आई फाउंड आउट द लॉजिक हाउ टू एक्चुअली करेक्ट दीज थिंग्स। और फिर मैंने नीट में एक भी OMR मिस्टेक्स नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि करना क्या है कि ऐसे जब तुम टिक मारते हो अपने क्वेश्चन पेपर पे A, क्वेश्चन पेपर पे B, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करो कि जैसे ही तुमने A पे टिक मारा उसी टाइम पे अपने OMR पे एक A पे डॉट मार दो उस क्वेश्चन के सामने। देन तुमने B पे टिक मारा, B पे डॉट मार दो, C पे टिक मारा, C पे डॉट मार दो, देन फिर C पे टिक मारा, C पे डॉट मार दो, सो ऑन। ऐसे तुम लेट से 20 क्वेश्चन तक जाते हो और तुम्हारे OMR पे 20 डॉट्स लग गए, ठीक है। जो OMR स्कैनर होता है वो 50% से कम हो तो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम्हारे डॉट बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, जब तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो गया एक बार तो फिर OMR रंग लो अपना। ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ना, 180 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर OMR रंग रहे। हो सकता है तुमको आंसर आता हो पर अंत में समय खत्म हो जाए, तुम्हारा आंसर क्वेश्चन पेपर पे ठीक है पर तुम उसको OMR पे नहीं कर पाए, उसके लिए मार्क्स नहीं आया, राइट। सो करना क्या है कि जैसे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अपने हिसाब से एक नंबर सेट कर लेना, उसके बाद आपको उसको कलर करना है। तो अब क्या कर रहे हो, आपने डॉट पहले ही छोड़ दिया था, अब आप दोबारा से क्या देख रहे हो, 1 का A था और फिर आप 1 का A रंग रहे हो और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डॉट है। तो इससे आप ये चीज़ इंश्योर कर रहे हो कि मैंने 2 बार देख लिया कि 1 का A और 2 बार मैं उसको रंग रहा हूँ, तो दोनों बार गलत तो नहीं हो सकते। दिस इज हाउ यू सेव योर सिली मिस्टेक एंड दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर पेपर। एंड एट लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू एनालाइज द पेपर। दिस इज द ईजीएस्ट पार्ट। बहुत लोग इसका बहुत हवा बना लेते हैं, आसान चीज़ है। मेरा पहला पॉइंट है कि कोशिश करो कि तुम 180 क्वेश्चंस के थ्रू एक बार जाओ, एक बार देख लो कि तुमने जो फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई किया था वही था, है ना। एक बार कंफर्म हो जाओ, जस्ट गो थ्रू एवरी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट
करेक्ट क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना, आराम से आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुए, जो क्वेश्चन तुमने पेपर में छोड़ दिए, जो क्वेश्चंस तुमको पता था कि यही होगा पर उस टाइम आंसर गलत आ गया, व्हाटएवर, कुछ भी गलती हो सकती है, उन क्वेश्चंस को आंसर जब तुमको पता चल गया कि मेरी गलत हो गई है या छूट गया है, प्लीज़ एक बार सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करो। कई बार हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, टाइम प्रेशर में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, बट यू न्यू द कॉन्सेप्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपका एग्जाम टाइम का प्रॉब्लम है। आप वो ज़्यादा टेस्ट दे के फिक्स करोगे, बट कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपने घर पे सॉल्व करके उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लिया जहाँ आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी साइड कर दो, आपको उनका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब बच गए वो क्वेश्चन जो आप ना एग्जाम हॉल में कर पा रहे हो, ना घर पे कर पा रहे हो, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है तब भी नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट में भी नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं कि भाई मेरे तो ऐसे 25 क्वेश्चन है, मेरे तो ऐसे 30 क्वेश्चन है पेपर में जो नहीं हो रहे, 40 क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो तुमसे नहीं हो रहे, एक चीज़ समझना कि ये वो क्वेश्चन हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन के बावजूद तुम्हें नहीं आते, है ना। तुमने अपने हिसाब से पढ़ा फिर भी ये क्वेश्चंस नहीं बने, यानी कि ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। तो क्या करना है कि जो जो टॉपिक से वो क्वेश्चन है, जो जो कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन है, पहले तो उनको सीखो। एक बार जब तुम उसको सीख गए, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो अपने नोट से, या उसके ऊपर एक लेक्चर देखने की जरूरत है, लेक्चर देखो, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो और इंश्योर करो कि उन टॉपिक से दोबारा तुम्हारे क्वेश्चन गलत ना हो। अगर तुम साल भर हर टेस्ट के बाद ये चीज़ फिक्स करते जाते हो कि जिन टॉपिक से मेरे पिछले टेस्ट में गलत हुए थे, अब मुझसे वो टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पर खुद को पा रहे होगे। तो यार, दिस इज़ प्रिटी मच इट फॉर हाउ टू इम्प्रूव योर टेस्ट कोर्स। वेरी सिंपल वीडियो। मुझे पता है ऐसी वीडियोज़ से कोई किक नहीं आती, ऐसी वीडियोज़ में कोई मोटिवेशन नहीं है, और ऐसी वीडियोज़ पे व्यूज़ भी कम आती हैं, बट दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई सब्सक्राइबर्स हु आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर तुमने इस पॉइंट तक देखा है तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग दोज वीडियोज़ जहाँ पे आपको भर भर के मोटिवेशन, भर भर के स्ट्रैटेजी और ज्ञान मिल रही है। यू वॉचिंग दोज वीडियोज़ जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में। किसी ने जिसने एक्चुअली टेस्ट में अच्छा किया है वो आपको हेल्प कर रहा है कि हाउ टू एक्चुअली डू इट, एंड यू वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। तो दिस मीन्स अ लॉट। एंड प्लीज़, अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ वीडियो देख लिया फिर अब अगला वीडियो देखते यूट्यूब पे, है ना। एक अच्छा वीडियो देखा है, इसको अब बंद करो, पढ़ने जाओ, ये चीज़ें अगले टेस्ट में अप्लाई करनी है ना, और अगले टेस्ट में इम्प्रूव करना है। ट्राई टू इम्प्रूव इवन 1% एवरी सिंगल टेस्ट। कोशिश करो हर टेस्ट के साथ तुम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। अभी मार्क्स का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। यू स्टिल हैव गुड 5 मंथ्स। हो सकता है लेट देख रहे हो इस वीडियो को, यू स्टिल हैव 4 मंथ्स 3 मंथ्स। डू नॉट वरी अबाउट इट। टेस्ट का मार्क्स मैंने खुद ने देखा है ऐसे लोगों को। मैं बताता हूँ, 2023 में एक लड़की है जिनको एम्स गुवाहाटी अलॉट हुआ था। सी स्कोर्ड 675 मार्क्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनका फरवरी या जनवरी में उन्होंने पहला टेस्ट दिया था, एंड सी स्कोर्ड 430 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। एंड फिर मई तक उन्होंने इंप्रूव करके 675 तक चली गई और एम्स मिल गया। तो मार्क्स इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एब्सोल्यूट। आज जो आ रहा है वही आएगा, है ना। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करोगे तो 3 महीने 2 महीने 5 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो थ्रू दिस वीडियो आई ट्राई टू हेल्प यू विद द प्रिपरेशन पार्ट, बट यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। आपको खुद टेबल पे बैठना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। स्टडी द हार्डेस्ट यू कैन इन दिस 5 मंथ्स, इन दिस 4 मंथ्स, एंड आई बेट यू विल नेवर रिग्रेट, ठीक है। गिव योर करियर अ चांस, गिव योर सेल्फ अ चांस। अगर तुमने एक बार सपना देखा है, हाँ यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, यू हैव टू डू समथिंग, और वांना बिकम अ डॉक्टर, देन गिव इट द बेस्ट शॉट, ठीक है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।